नमस्कार। बिहार में सरकार तो बन गई है और चेहरा भी जाना पहचाना ही है। पर सवाल यह है कि क्या इस बार सत्ता का खेल भी वही पुराना है या फिर असली चाबी किसी और के हाथ में चली गई है। चलिए आज इसी सियासी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेहरा वही, कुर्सी वही, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भाई कुछ भी तो नहीं बदला। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो ऊपर से दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। पर्दे के पीछे सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल चुका है। और ये पूरा बदलाव छिपा है कैबिनेट के बंटवारे में। एक ऐसा मंत्रालय जो सालों साल से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वो अब उनके हाथ में नहीं रहा। जी हां, कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं है। सत्ता की ये सबसे अहम चाबी अब नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है। और यहीं से इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसकी वजह है नए गृह मंत्री का अपना अतीत, जिस पर कई गंभीर सवालिया निशान लगे हुए हैं। एक विश्लेषण इस बात की गंभीरता को साफ साफ बताता है। बिहार की पुलिस जेल का प्रभारी, जिस पर खुद हत्या के आरोप हैं और वो जेल में रहा है। मतलब सोचिए, राज्य की पूरी कानून व्यवस्था अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जिसका खुद का रिकॉर्ड इतने बड़े सवालों के घेरे में है। सोर्स एनालिसिस के मुताबिक सम्राट चौधरी पर सदानंद सिंह की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप था और इस मामले में वो कई साल जेल में भी रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खुद को नाबालिग बताकर एक फर्जी हलफनामे के दम पर जमानत हासिल की थी। इसके अलावा बार बार नाम बदलने के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। और देखिए, बात कितनी दिलचस्प है। जब बीजेपी के ही एक बहुत बड़े नेता और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने इन आरोपों को लेकर चौधरी के इस्तीफे की मांग उठाई, तो पता है क्या हुआ? मांग करने वाले को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि पार्टी इस मुद्दे पर कोई भी सवाल सुनने के मूड में नहीं थी। तो अब मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल यह है कि इस एक बदलाव से पूरे राज्य पर कंट्रोल किसका होगा? क्या असली पावर सेंटर अब मुख्यमंत्री के हाथ से खिसक चुका है? देखिए, गृह मंत्रालय का मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता। इसका मतलब है पूरे पुलिस महकमे पर सीधा कंट्रोल। खुफिया विभाग यानी सीआईडी, सभी वीआईपी की सुरक्षा, राज्य की सारी जेलें और बड़े अपराधों की निगरानी, ये सारी ताकतें अब नए गृह मंत्री के पास हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब राज्य के सभी डीएम, एसपी से लेकर खुफिया एजेंसी तक हर कोई सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेगा। अब जरा सोचिए, इससे न सिर्फ जेडीयू के मंत्रियों पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि ये केंद्र सरकार को, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, बिहार पर एक डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल दे देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं और बिहार की असली कमान अब असल में दिल्ली से चलेगी? खैर, सत्ता के इस नए समीकरण के अलावा भी इस नई सरकार के सामने और भी कई बड़े सवाल हैं और अब सबकी नजरें इस पर हैं कि आने वाले दिनों में ये सरकार क्या और कैसे फैसले लेती है। एक और मुद्दा जो काफी गर्म है वह है परिवारवाद का। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो न विधायक हैं न एमएलसी, उन्हें सीधे मंत्री बना दिया गया है। जाहिर है, विपक्ष इसे परिवारवाद का बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है, जिससे नई सरकार पर शुरुआत से ही एक दबाव बन गया है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ, 21 को मंत्रालय बढ़ गए और अब सबकी नजरें टिकी हैं 25 नवंबर को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक पर। उम्मीद है कि इसमें कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन तमाम सवालों और विवादों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी सरकार का एक ही मकसद है, बिहार का विकास। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र के साथ मिलकर वो बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की लाइन में खड़ा कर देंगे। तो अंत में सवाल वही है, एक नई सरकार, सत्ता का एक नया समीकरण। क्या पावर के ये दो सेंटर, एक जो पटना में है और दूसरा जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में, मिलकर बिहार को आगे ले जा पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।